हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। तो आज हम लोग करेंगे जाके एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जैसा कि पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जाके। ठीक, तो हम ये जो प्रैक्टिस सेट करते हैं, जैसे कि 8 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे जाके, पेपर में आते हैं जाके वाई ग्रुप में। ठीक है, तो वही 8 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है जाके प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चन होते हैं जाके उन्हीं पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जाके। ठीक है, मतलब कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि रीजनिंग का प्रैक्टिस है तो आपका चल ही रहा जाके, जैसे रीजनिंग के जो है 12 प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुके हैं जाके और मैथ का जो आज प्रैक्टिस नंबर 2 है। और आपको इस जो प्रैक्टिस का ये जो क्लास है जाके, इसमें क्या होता है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो तरीके होते हैं जाके, कैसे आपको एग्जाम में करना है जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सके, वो सारे मेथड आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आज का जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ भिन्न दिए हैं और उनको बोल रहा है कि सही आरोही क्रम में कौन सा है। ठीक है, उनका सही आरोही क्रम पूछना जाके। देखो, जब कभी भी आपको ऐसे भिन्न दे दे और उनका आरोही क्रम पूछे या अवरोही क्रम पूछे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो भिन्न दिए जाके, ठीक है, जैसे कि 5/8 और 4/9 और 1/4 और 11/18, ये जो आपको भिन्ने दी गई हैं, सबसे पहले इनको दशमलव रूप में लिखना जाके। दशमलव रूप में क्या मतलब, इसको भाग करना जाके। ठीक है, सबसे पहले करना है। तो हम लोग जब 5 में 8 का भाग करेंगे नहीं जाएगा, तो हम लोग दशमलव लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 8 48 हो जाएगा और 2 बचेगा, 8 दूनी 16। यहाँ पे हम लोग दशमलव के 2 अंक तक केवल सबकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर कोई वैल्यू दशमलव के 2 अंक तक सेम है तो हम लोग तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे बस। जैसे यहाँ पे 4 है तो हम लोग दशमलव लगाएंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा जाके, क्योंकि यहाँ 40 हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार गया, फिर 4 ही बचेगा, फिर 0.44 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको जब दशमलव बदलेंगे तो कितना हो जाएगा जाके, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग जब इसको दशमलव चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जाके, दशमलव लगाएंगे 110 हो जाएगा, 18 छक्के 108 और कितना बचेगा जाके, 2 बचेगा, 2 का मतलब 20, 18 1 18, अब फिर 2 बचेगा, 1 1 आएगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि दशमलव के 2 अंक तक सबके लास्ट डिजिट क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, दोनों डिजिट सबके अलग अलग है। तो अब हम लोग आसानी से यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि इसका आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो दशमलव वाली संख्या सबसे छोटा ये है, मतलब कि सबसे छोटी जो भिन्न हमारी ये होगी, तो 1/4 सबसे पहले आएगा। इससे बड़ी भिन्न क्या होगी जाके, इसके बाद इससे बड़ा क्या, 0.44 है, तो 4/9 आ जाएगा। फिर इससे बड़ी भिन्न क्या होगी जाके, यहाँ पे देखेंगे 11/18, क्योंकि 0.6 किससे बड़ा है, तो 11/18। इसी प्रकार इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 0.62 है, तो सबसे बड़ा ये, तो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये हमारा हो गया जाके आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है जाके, कि संख्याओं को आपको बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटी संख्या रखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये होता है जाके आरोही क्रम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर देखेंगे, कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जो 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार रखना है जाके, आपको मिलेगा जरूर क्वेश्चन ऐसा कि आपको एक कोई भिन्न देगा, आप पूछेगा इनका आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होगा जाके। तो पहले हम लोग क्या करते हैं जाके, उनको दशमलव रूप में सबको लिखते जाके, फिर वहां से हम लोग सबका छोटा बड़ा निकाल के क्या कर लेते, उसका आरोही क्रम निकाल लेंगे जाके। तो इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि 21 क्रमागत विषम संख्याएं, यदि प्रथम 19 संख्याओं का औसत x है तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो, यहाँ पे बस आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार रखना है कि जो क्रमागत, जो अगर कभी आपको n क्रमागत संख्या दे दे, ठीक है, मान लो कि n क्रमागत, ठीक है, तो n क्रमागत जो संख्या होती है जाके, n क्रमागत विषम, n क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है, n क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो हमेशा n होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर कभी आपसे कह दे कि n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होता है जाके, वो n होता है जाके, तो बस हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। अगर उसने ये बोला है कि 21 क्रमागत विषम संख्या है, तो 21 क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज होगा जाके, वो एवरेज क्या होगा,
वो होगा जाके 21 ही होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है कि n क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, n होता है। तो n क्रमागत 21 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा जाके 21 होगा। इसी प्रकार कह रहा है कि प्रथम 19, ठीक है ना, उनमें से 21 में से जो प्रथम 19 संख्याओं का औसत है वो x है। तो अगर प्रथम 19 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका एवरेज भी क्या होगा, 19 ही होगा, जो कि x की वैल्यू दी है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो x दिया उसका मान 19 होगा जाके। फिर कह रहे हैं तो अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, अब जब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे कि अंतिम दो संख्याओं का जो हम लोग योग निकालेंगे, अंतिम दो संख्याओं का जो एवरेज हो जाएगा जाके, अंतिम दो संख्याओं का जो एवरेज हो जाएगा, ये जो 21 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 21 है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे जाके 21 संख्याओं का। तो वो क्या हो जाएगा 21 × 21। अगर कोई नंबर है उनका औसत दिया है तो उस नंबर और उस औसत का गुणा करने पर हमको उसका योग निकलता है, और उसमें से हम लोग ये 19 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो 19 संख्याओं का योग कितना दिया जाके, 19 संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, 19 संख्याओं में से 19 का गुणा कर देंगे जाके। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा जाके 19 संख्याओं का योग। 21 संख्या के योग में से हम लोग जब 19 संख्या शुरू वाले हटा देंगे तो वो जो योग आएगा हमारा वो दो संख्याओं का आएगा, दो संख्या को हमारा योग आएगा। अब हम उस योग को हम लोग 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ 21 का स्क्वायर है, यहाँ 19 का स्क्वायर है। तो जैसे ये 21 का स्क्वायर माइनस 19, देखो कैलकुलेशन भी कैसे आपको करना है, ये नहीं कि 21 का गुणा करना 19 का गुणा करना, ठीक है ना, वो भी देखो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a + b का फार्मूला लगाएंगे, a + b और a - b, ठीक है। यहाँ पे a² - b² क्या बनना है, फार्मूला बनना है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे ये करेंगे तो 21 प्लस का 19 एक बार हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 21 माइनस 19 होगा तो वो कितना हो जाएगा जाके 21 माइनस 19 हो जाएगा बटे 2। अब ये जो 21 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 + 19 40, और ये कितना आ जाएगा 21 में हो जाएगा 2, 2 बटे ये 2 कट जाएगा। तो ये जो हमारा एवरेज आएगा जाके, लास्ट दो संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा 40। लेकिन 40 हमको वो x के रूप में लिखा है, 40 क्या है वो x के रूप में लिखा है। तो अगर हम इसको 21 में तोड़ के लिखें 40 को, अगर हम 21 में तोड़ के 40 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जाके 19 प्लस का 21, ठीक है, क्योंकि 21 के रूप में आंसर दिया है x के रूप में, ठीक है। अब हम लोग 19 की ये वैल्यू क्या है x है, तो हम लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं x + 21। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लास्ट दो संख्याओं का एवरेज आ गया x + 19, ठीक है ना। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। बाकी एक हम लोग और मेथड का यूज कर सकते हैं। देखो इसमें क्या किया गया है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि n क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज जो होता है वो n होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो हमसे क्या बोल रहा है कि अंतिम दो संख्याओं का औसत पूछा, तो हमने क्या किया 21 संख्याओं के योग में से 19 संख्याओं का योग घटा दिया। तो वो जो योग मिलेगा, ये जो हमको योग मिलेगा वो हमको लास्ट की दो संख्याओं का मिलेगा। तो फिर हम 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, जितनी संख्या होती है उससे भाग किया जाता है योग को। तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा अंतिम दो संख्याओं का। जैसे एवरेज हमारा 40 निकला है, तो लेकिन वो देखो आंसर 40 के रूप में नहीं है, वो x के रूप में है। x का मान कितना है जाके 19, x का मतलब क्या है 19। तो हमने क्या किया 19 + 21 में 40 को तोड़ दिया, और 19 की वैल्यू क्या है x + 21 क्या हो जाएगा, अंतिम दो संख्याओं का एवरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया हुआ जाके कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 20% और 28% की क्या की जाती है, वृद्धि होती है। एक वस्तु की कीमत में 20% और 28% वृद्धि होती है, और फिर 35% की कमी होती है। वस्तु की कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो हमने कल भी उस दिन बताया था कि जब कभी एक वस्तु के प्राइस में एक बार वृद्धि हो या कमी हो, ठीक है ना, तो हमने आपको एक क्या तरीका होता है, ए बी रूल बताया था। क्या तरीका बताया था करने को, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं जाके ए बी रूल से करते हैं। अभी मैं इसका दूसरा भी तरीका आज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ए बी रूल से करते हैं। जैसे हमको यहाँ पे 3% परिवर्तन दिए, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसमें लगाते हैं। हम लोग सबसे पहले 20 और इसमें लगाएंगे 35 में लगाएंगे। हम लोग सबसे पहले किसमें लगाएंगे, 20 और 35 में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 और 0 का जो कैलकुलेशन होता है वो आसान होता है जाके, ठीक है। तो ए बी रूल क्या होता है जाके, ए बी a + का b + का ए बी बटे में
100, ये हमारा ए बी रूल होता है। तो पहले हमने क्या लगाया, 20 और 35 में ए बी रूल लगाएंगे। तो 20 का वृद्धि हो रही है तो 20 की वैल्यू प्लस लिखी जाएगी, और 35 की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो माइनस की वैल्यू 35 लिखी जाएगी। और जब 1 + 1 माइनस, तो ये प्लस वाला भी माइनस हो जाता है। 20 × 35 बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 5 100, 5 7 35। तो ये हमारा इधर कितना आएगा जाके, इधर हमारा कितना बचेगा जाके, माइनस का 15 बचेगा और माइनस का 7, मतलब अभी ये हमारा कितना है, माइनस का 22%। ठीक है, तो अभी जब हमने ए और 20 और 35 में ए बी रूल लगाया तो 22%। अब ये जो आंसर है इसको हम लोग 28 में ए बी रूल लगा देंगे, 22 और 28 का ए बी निकालेंगे। ठीक है, तो जब 22 और 28 का निकालेंगे तो 22 तो माइनस है, तो माइनस का 22 और प्लस का 28, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 22 × 28। ठीक है, अब पता नहीं इधर आप लोग दिख रहे हैं तो इधर थोड़ा साइड में कर देंगे कि माइनस का 22 और प्लस का 28, माइनस 22 × 28 बटे में 100। तो ये हमारा कितना बचेगा, 6, माइनस ये प्लस का 6 बचेगा। देखो 28 दूनी 56 के 6, 28 दूनी 56 5 61, और 2 अंक बाद दशमलव। तो हम लोग जब 6 को माइनस 6.16 में से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.16%। अब ये चीज निगेटिव आई है, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है कमी। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 0.16% कमी, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये होता है ए बी रूल। देखो पिछले भी मॉक में, और ये जो क्वेश्चन है जाके सारे आपके एयरफोर्स में आए हुए जो क्वेश्चन है उन्हीं के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है जाके, ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जाके। ऐसे ही अगर हम लोग इस क्वेश्चन को, ये तो था ए बी रूल से करने का तरीका, अगर हम इसको रेशियो से करें, देखो रेशियो से भी हम लोग इसको कर लेंगे। देखो रेशियो से कैसे किया जाता है, अगर कभी मान लो हमको यहाँ पे जैसे कि परसेंटेज हमको अच्छी अच्छी दी है, जैसे कि 20 30 35, तो हम लोग ऐसे ए बी रूल लगाते। अगर मान लो हमको परसेंटेज 12.5 का दे, ठीक है ना, इस तरीके परसेंटेज दे दे, 37.5% दे दे, तो इस तरीके की जब हम लोग परसेंट देगा हम लोग रेशियो लगाएंगे। बाकी हम लोग इसमें भी रेशियो लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे 20% का मतलब होता है जाके 1/5। ठीक है, तो रेशियो हम लोग लगाएंगे जाके, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा जाके। ठीक है, तो मतलब 1/5 का मतलब देखो 20% का मतलब कितना होता है जाके 1/5। 5 का मतलब क्या है, देखो पहले वृद्धि की जा रही है। ठीक है, 5 में वृद्धि की जा रही है। देखो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो नहीं आएगा, मतलब कि यहाँ पे ये कह सकते हैं वृद्धि की जा रही वस्तु की कीमत में। हाँ, पहले कोई और प्राइस था फिर और कोई प्राइस है ना। तो देखो 5 रुपए की अगर कोई वस्तु थी, अब उसमें 20% वृद्धि की गई, मतलब 5 में 1 की वृद्धि की गई, अब वो 6 की हो गई जाके। अब वो क्या हो गई जाके, 6 की हो गई जाके ना। मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आएगा। ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं 28% की भी वृद्धि की जाती है। देखो 28% की फ्रिक्शन वैल्यू, देखो ये फ्रिक्शन वैल्यू आपको सब पता होनी चाहिए। 28 का मतलब होता है जाके 7/25। अब वृद्धि की जाए 25 में 7 की वृद्धि, अगर कोई वस्तु 25 की थी तो अब उसका प्राइस कितना हो गया जाके, कीमत उसी 7 बढ़ गई, मतलब कि वो 32 हो गई। फिर क्या बोल रहे हैं, वो 35% की कमी। अब वो यहाँ पे देखो 35% कमी की जा रही है ना, मतलब 35% मतलब होता है जाके 7/20। अब कमी की जा रही है तो मतलब कि 20 में 7 की कमी कीजिए। 20 पहले प्राइस था, 7 कमी 13 हो गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग इनका गुणा करा ले तो कितना आ जाएगा, ये 20 2500 और ये 25, मतलब कि 2500 आ गया। ठीक है, इसका गुणा अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा जाके, 32 छक्का कितना हो जाएगा जाके 192। ठीक है, और उसमें 13 का जब हम लोग गुणा कराएंगे, 13 दूनी 26, 13 ने 117 और 12 कितना हो जाएगा जाके, हाँ 13 दूनी 26, 13 ने 117 और 2 हासिल है जाके ना, तो हो जाएगा 9 और 1 हासिल आ जाएगा जाके, मतलब 11 हासिल। 13 और 11 कितना हो जाएगा जाके 24। तो अगर पहले प्राइस ये था, ये जो प्राइस होता है ये हमारा पुराना प्राइस होता है, ये हमारा लास्ट वाला होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2500 पहले था, 2496, मतलब ये कि 4 की कमी हो गई। कितने पर, 25% पर, 2500 पर। तो इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, 2 जीरो कर गया। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 0 ठीक है ना, फिर 40 हो जाएगा, एक बार जाएगा 15 बचेगा, 15 25 छक्का 150, तो 0.16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही। तो ये था हमारा रेशियो से करने का तरीका।
तो हम लोग रेशियो से भी इसको ऐसे कर सकते हैं जाके, ठीक है ना। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए कि अगर कोई वस्तु है जाके उसका प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, तब आपको रेशियो लगाना है और तब आपको ए बी रूल लगाना जाके। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से पक्का कर लो कि अगर इस तरीके क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में उसको 100% कर दोगे। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, कह रहा है कि एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। हमें मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि नए मिश्रण में पानी का दूध से अनुपात 1:4 हो जाए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो मिलावट वाले मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमको बस ये याद रखना होता है कि कौन सी चीज मिलाई जा रही है और कौन सी चीज नहीं मिलाई जा रही है। जैसे कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, ठीक है, कितना है जाके 5:8 है, ठीक है। अब ये जो हमारा है जाके हमारा ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ये हमारा ओल्ड रेशियो। अब इसमें क्या है मिश्रण में कितना दूध डालना है। अब इसमें क्या मिलाया जा रहा है, मिल्क मिलाया जा रहा है, मिल्क मिलाया जा रहा है। मतलब कि जो 5:3 यहाँ पे 3 है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो 5:3 है, मिल्क मिलाया मतलब जो पानी की मात्रा होगी समान होगी, ताकि नए मिश्रण दूध का पानी का दूध, यहाँ देखो उल्टा दे दिया, यहाँ दिया है कि दूध और पानी का, यहाँ क्या करा पानी का दूध से, तो हम लोग रेशियो को भी उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो न्यू रेशियो कितना हो जा रहा है जाके कह रहा है कि पानी का दूध से, तो पानी ये होगा और दूध ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना रहता है कि इसमें मिलाया क्या जाए, इसमें जो है दूध मिलाया जा रहा है, इसमें क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है, मतलब कि पानी उतना ही रहेगा। जैसे पहली कंडीशन पानी 3 था, न्यू कंडीशन पानी 1 है, पानी को हमको क्या करना है बराबर, तो बराबर करना है, तो इसको 1 को 3 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 को 12 हो जाएगा, रेशियो 3 हो जाएगा, ठीक, 3 और 12 हो जाएगा जाके, ठीक है। अब देखो यहाँ हम देखेंगे पानी तो उतना ही है, अब यहाँ पे दूध कितना हो गया 5 से 12 हो गया, मतलब कि 7 की दूध में वृद्धि हुई है। 7 की वैल्यू हमको निकालनी है जाके, तो अगर हम लोग 7 का मल्टीप्लाई भी चेक कर सकते हैं कि ये 7 का मल्टीप्लाई में 50 भी नहीं है, और दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, मतलब कि अभी हम लोग इसको ये नहीं कह सकते 7 का मल्टीप्लाई तो आंसर है, ठीक है। अच्छा शुरू में जो हमको रेशियो दिया था 5:3 है, मतलब कि टोटल वैल्यू 8 दी है, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 80 लीटर है, 8 की वैल्यू कितनी दी है जाके 80 लीटर, ये इसका कितने गुना है जाके 10 गुना है, ठीक है। ऐसे हम लोग जब 7 का 10 गुना निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 70 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो जो कितना दूध मिलाया जा रहा है उसमें 70 लीटर मिलाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने और कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको समझाना पड़ रहा है जब जाके इतना टाइम लग रहा है, आप इतनी प्रैक्टिस करो कि ये सब चीजें आप शॉर्ट में ही कर दो जाके, ठीक है, इतना ज्यादा ना लिखना पड़े, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि टाइम बहुत कम होता है जाके। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि 216 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 4 घनों को एक दूसरे से जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाए है। कह रहे हैं कि नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वो बोला है कि नए ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि 4 घन है, ठीक है ना, ये मान लो कि 4 घन है, ठीक है, 1 2 3 और इधर 4 घन है, ठीक है, ऐसे ये ऐसे घन है जाके, इन 4 घनों को ऐसे मिलाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो अब ये आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब हम लोग एक घन से ज्यादा घन मिलाते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो जो नई आकृति बनती है, जो ठोस की नई आकृति बनती है, वो हमेशा हमारा घनाभ बनता है। तो यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए, जैसे कि उसने बोला है कि 216 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना, उसने क्या बोला है कि 216 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 4 घनों को एक दूसरे से जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाता है। तो ये जो हमको घन का आयतन दिया है, देखो घन का आयतन हमको कितना दिया जाके, जो घन का आयतन दिया जाके वो हमको कितना दिया 216 दिया। अच्छा घन का आयतन होता कितना है, भुजा क्यूब होता है, कितना होता है भुजा क्यूब 216। तो हम लोग इसका क्यूब निकालेंगे, ये कितने का क्यूब होता है, जो एक क्यूब होता है कितने का होता है 6 का क्यूब होता है। तो जो घन की भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। मतलब ये जो घन की भुजा है, ये जो घन की भुजा है कितनी है जाके, ये 6 है, और ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से
ये चारों घनों की भुजा 6 है। तो अब ये जो हमारा घनाभ बना जाके ये इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ये क्या आ जाती है, घनाभ की लंबाई है। जो घनाभ की लंबाई हो गई, अब वो घनाभ की जो लंबाई हो गई जाके वो कितनी हो गई जाके 24 हो गई। लेकिन जो घनाभ की ऊंचाई है, ठीक है ना, वो 6 ही रहेगी और जो चौड़ाई है वो भी 6 ही रहेगी। ठीक है, जो ऊंचाई है चौड़ाई है वो 6 ही रहेगी और ऊंचाई भी 6 ही रहेगी। केवल लंबाई में फर्क पड़ता है, जितने घन होते हैं, ठीक है ना, उसकी भुजा का उतने ही गुना कर दो, घनाभ की लंबाई आ जाती है जाके। हमसे क्या पर नेट ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जाके, ठीक है, वो होता है जाके 2LB प्लस का BH प्लस का HL। अभी मैं सारे फार्मूले आप लोगों को लिख दूंगा जाके, ठीक है। आपको क्या करना जाके सारे फार्मूले सीख ले। मैं सारे घन घनाभ सारे मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, मैं सारे फार्मूले लिख दिया करूंगा, जिससे कि आपके फार्मूले रिवीजन हो जाके, किस क्वेश्चन भी आगे उन्हीं फार्मूले पर बेस होगा जाके। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, 2L की वैल्यू हो जाके 24 प्लस B की वैल्यू इंटू 6 प्लस B की वैल्यू 6, H की भी वैल्यू 6 और प्लस H की वैल्यू 6, L की वैल्यू 24। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 24 छक्का 144 होता है, ठीक है, और प्लस का ये 36 हो जाएगा और प्लस ये भी 24 छक्का 144। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, एक तो देखो 4 6 10 4 14 4 हासिल 1 4 4 12 3 11 1 12 के 2 1 2 1 हासिल 3 324 आ जाएगा। इसका दोगुना करेंगे 648 आ जाएगा। इसका 324 का दोगुना कितना आ जाएगा जाके 648 आ जाएगा। तो ये ऐसे हमारा क्या आ गया, ये हमारा ठोस का जो है जाके पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको बताने में टाइम लगा। हम लोग डायरेक्ट इसको करते हैं तो हम लोग एल की वैल्यू डायरेक्ट उतने ही गुना रख देते हैं, लंबाई चौड़ाई बदलती नहीं है जाके, और टोटल फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन का आपको लोग सारे फार्मूले लिख देता हूँ। जैसे घन होता है जाके, ठीक है ना, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, जिसे पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, जिसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। हम फार्मूले लिख रहा हूँ, घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जाके वो 4a² होता है। ये क्या होता है जाके 4a² होता है जाके ना। और जो घन का जो अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूछ दे वो 6a² होता है। अगर घन का आयतन पूछ दे, घन का जो अगर आयतन पूछ दे वो होता है जाके भुजा Q होता है। अगर घन का विकर्ण पूछ दे वो क्या होता है जाके, जो विकर्ण होता है जाके घन का वो √3 होता है, या a√3 कह सकते हैं। ये घन के मैंने सारे फार्मूले लिख दिए जाके ना। ऐसे अगर हम लोग घनाभ की बात करेंगे, आपके सारे फार्मूले याद रखने, ठीक है। अगर जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा जाके, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है जाके, ठीक है, वो क्या होता है जाके 2L + B × H, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जाके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक आया था सवाल ना, आपको मेंसुरेशन सवाल जो मैं फार्मूले कराऊंगा इन्हीं फार्मूलों को मिलेगा जाके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, ठीक है, तो अगर हम लोग घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो वो क्या होता है जाएगा 2LB प्लस का BH और प्लस का HL। ये क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम लोग घनाभ का आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है, तीनों भुजाओं गुणा कर दो LB × H। और जो घनाभ का विकर्ण होता है वो क्या होता है जाके √L² प्लस B² प्लस का H। ये घनाभ का विकर्ण। ये सारे घनाभ के आपके फार्मूले हो गए जाके। 3 फार्मूलों को आपको लिख लेना है और इनको रिवीजन करना है। आगे से मॉक में अगर किसी मान लो कि शंकु का आ गया जाके, बेलन का आ गया, मैं वहां सारे आपको उनके फार्मूले लिख दूंगा। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 16% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत विक्रेता को 19,900 रुपए पड़ती है। अब देखो यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना, CP/MP में रिलेशन होता है। CP/MP में रिलेशन ये होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 ± प्रॉफिट परसेंट,
या फिर लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट परसेंट नीचे लोगे तो प्लस लोगे, लॉस परसेंट लोगे तो माइनस लोगे। तो जैसे उसने क्या, जिसकी कीमत विक्रेता को 19,900 विक्रेता, ठीक है, मतलब कि हमको कॉस्ट प्राइस दिया 11,900 रुपए, ठीक है। उसका क्या अंकित मूल्य ज्ञात करना, मार्केट प्राइस ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और डिस्काउंट कितने परसेंट दिया, 16% डिस्काउंट दिया जाता है। तो 100 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 84। घटा के लिखा होगा, वैल्यू ऐसा नहीं कि एक बार वैल्यू रखो फिर घटाओ। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%, 100 प्लस 20 करेंगे तो 120। इसको काटेंगे 12 धाम 120, 12 सत्ते 84, इसको काट देंगे 17 नौया 119, तो यहाँ 1700 आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे, मार्केट प्राइस कितना आ गया जाके, 17,000 आ जाएगा। मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा जाके, 17,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है 17,000, तो इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, बहुत ही जाके सदाबहार फार्मूला है, मतलब कि ये आपके एयरफोर्स में नहीं, हर परीक्षा में ज्यादातर इस फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। हम लोग अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तब वह संख्या क्या आती है। देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। जैसे उसने बोला यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग, मान का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो वह संख्या, तो हम लोग ऑप्शन को उठाएंगे। मान लिया हमने पहला ऑप्शन 6 उठा लिया, तो 6 का वर्ग क्या करेंगे, मान लिया वो 6 हो गई जाके ना, इसका वर्ग जो है जाके क्या करेंगे, उस संख्या के 5 गुने, उस संख्या के 5 गुने से 6 का हम लोग इधर क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे, से 6 ही अधिक है, इधर आ जाएगा 6 का इस पर 36, इधर 6 पंचे 30 प्लस का 6, तो दोनों तरफ से वैल्यू क्या आ गई जाके 36। तो मतलब कि यही हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो भी वो क्वेश्चन बोल रहा है वही चीज हमको ऑप्शन के साथ करनी है, ठीक है। अगर मान लो ये वैल्यू आंसर बराबर ना हो तो हम लोग दूसरे को चेक करते, लेकिन हमारा पहले आंसर राइट हो गया जाके। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। वो क्या बोल रहा था कि यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, हमने एक धनात्मक संख्या ऑप्शन से उठा दी कि मान लो 6 उसका जो वर्ग है, वो बोल रहा है कि उसके 5 गुने से 6 अधिक है। देखा दोनों तरफ से वैल्यू बराबर है, मतलब कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्वेश्चन आता है। अब ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा टाइम लोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो कह रहे ए बी किसी कार्य को करने में क्रमशः 6 दिन और 12 दिन का समय लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि सी उतना, क्या कह रहे हैं कि सी जो है उतना समय लेता है जितना ए और बी, कह रहे हैं कि सी उतना समय लेता है जितना ए और बी साथ में काम करते हुए लेंगे, ठीक है। बी और सी साथ में काम करते हुए कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो ए जो है वो काम को कितने दिन में करता है, वो 6 दिन में करता है, और बी जो है वो काम को 12 दिनों में करता है। यहां से हमको पहले टोटल वर्क निकाल लेना है। इनका एलसीएम हमारा टोटल 6 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, इनका एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है। फिर इसको भाग करेंगे तो इनकी इफिशियंसी 6 दूनी 12, ए की इफिशियंसी 2 आ गई, 12 एकम 12, बी की इफिशियंसी 1 आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी उतना समय लेता है जितना ए और बी साथ में काम करते हुए लेंगे। मतलब ये है कि जो सी की जो इफिशियंसी है, सी की जो इफिशियंसी है ए और बी के इफिशियंसी के योग के बराबर, मतलब कि सी की इफिशियंसी कितनी है जाके 3 आ जाएगी। सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि उसने बोला है सी उतना समय लेता है जितना ए और बी साथ में काम करते लेंगे। समय तभी उतना लेंगे जब इफिशियंसी बराबर होगी सी की ए और बी के योग की। तो सी की इफिशियंसी यहाँ से 3 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला, बी और सी साथ में काम करते हुए कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, बी और सी, तो ये सी होगा, बी कितना है जाके 1, तो 4 की इफिशियंसी से जब ये 12 काम को करेंगे तो कितने दिन लेंगे जाके, 3 दिन लेंगे जाके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आपने खुद ही देखा होगा जाके जो क्वेश्चन का करने का तरीका होता है कितना शॉर्ट होता है जाके, ठीक है। तो अगर आपको इसी तरीके से एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन करने जाके, तो आप मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट से लगे रहिए जाके। और जैसा कि आपको रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, ठीक है। रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन होते हैं जाके सेम वही क्वेश्चन है जाके जो कि आपके एयरफोर्स में आते हैं जाके। वो सारे क्वेश्चन जो है ये मेमोरी बेस ही क्वेश्चन है जाके, ठीक है। मेमोरी बेस का मतलब है कि जाके सेम वैसा ही क्वेश्चन नहीं मिलता जाके, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं जाके, ठीक है। तो बस वहां पे मेमोरी बेस जो क्वेश्चन है जाके वही सारे आपको मॉक में यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर एग्जाम में मैंने बोला था कि जैसे 15 रीजनिंग के क्वेश्चन, 8 मैथ क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने ये 30 क्वेश्चन सही कर दिए, आप ये सोच लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जाके,
ठीक है ना। तो ये जब 23 क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पे आप पूरे के पूरे कर सकते हैं। बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे जीएस हो गया, ठीक है, या इंग्लिश भी हो गया, कभी कभी कोई एंटोनी बहुत टफ दे देता है जाके ना, या सिनोनिम में दिक्कत हो जाती है, या पैसेज में मान लो तुमको तो वहां नंबर करने के चांस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 23 क्वेश्चन है इनको तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।